हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम दिसंबर फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट वीक के अपने करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, रजिस्टर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। ठीक है, और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है। बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में तो हेल्प करेगी, साथ ही अगर आप इंटरव्यूज देते हैं बैंकिंग के, उसमें भी महत्वपूर्ण रहेगा। और इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में आप सॉल्व कर पाएंगे इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, इंश्योरेंस की बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करो, ऐप को इंस्टॉल करो, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है आपका तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। Where was the 77-foot statue of Lord Ram inaugurated by the PM नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा में 77 फुट ब्रोंज स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम का 77 फुट का ब्रोंज स्टैचू ये इनोग्रेट किया है। किस मौके पर? श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्थम मठ, इसकी 550वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर ये स्टैचू बनाया गया है। राम सुतार, जो कि जाने माने स्कल्प्टर हैं, इनके द्वारा, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया है। और ये आपको बता दीजिए, भगवान राम का स्टैचू है, टॉलेस्ट स्टैचू है भगवान राम का पूरे वर्ल्ड में। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी मठ द्वारा रामायण थीम पार्क जो बनाया गया उसको इनोग्रेट किया, जो श्री संस्थान गोकर्ण पर्दगली देवोत्थम मठ है। ये फर्स्ट गौड़ सरस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है और द्वैत ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व एड्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है 1 दिसंबर। तो वर्ल्ड एड्स डे ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1988 से इसको मनाते आ रहे हैं। 2025 में वर्ल्ड एड्स डे का थीम रहा है ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। Who won the Silver Peacock for Best Actor Male at the 56th International Film Festival of India? 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष के लिए सिल्वर पिकॉक पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है, उबेमर रायोस। तो कोलंबियन एक्टर हैं उबेमर रायोस, इन्हें सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका जो रोल रहा है कोलंबियन फिल्म अ पोएट में, और ये अवार्ड इन्हें दिया गया 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान। ये जो सिल्वर पिकॉक ट्रॉफी है इसमें दी जाती है इस अवार्ड में, और 10 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। ये अवार्ड इन्हें गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, III की जूरी चेयरपर्सन राकेश ओम प्रकाश मेहरा और फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर द्वारा दिया गया। इससे भी महत्वपूर्ण अवार्ड होता है गोल्डन पिकॉक, जो कि बेस्ट फीचर फिल्म को दिया जाता है, और ये दिया गया है वियतनाम की फिल्म है स्किन ऑफ यूथ। ठीक है, और इनको मिले हैं 40 लाख रुपए। तो इसमें जो भी डायरेक्टर वगैरह हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, वो शेयर करेंगे। फिर आपको बता दें कि ICFT यूनेस्को गांधी मेडल ये दिया गया है नॉर्वे की फिल्म है एक सेफ हाउस, जिसे डायरेक्ट किया है एरिक स्वेनसन ने। तो ICFT यूनेस्को गांधी मेडल इसे दिया गया है, और ये अवार्ड रिसीव किया गया मनोज कदम द्वारा, जो कि ऑनरेरी रिप्रेजेंटेटिव हैं ICFT यूनेस्को पेरिस के। अच्छा, इसमें रजनीकांत जो हैं इन्हें भी सम्मानित किया गया है फिल्म इंडस्ट्री में इनके 50 साल पूरे होने पर। आपको बता दें रजनीकांत को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है।
इसी अवार्ड के दौरान बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है करण सिंह त्यागी को, इनकी फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए। बंदिश बंदित सीजन 2, इसे बेस्ट वेब सीरीज बताया गया है इस 56th IFFI 2025 अवार्ड्स के दौरान। ये जो बंदिश बंदित सीजन है इसको डायरेक्ट किया गया है आनंद तिवारी द्वारा। बेस्ट एक्ट्रेस जारा सोफिजा ओस्टान रही हैं, स्लोवेनिया से हैं ये, ट्रिपल गर्ल्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर संतोषा दवाकर गोंडल के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड आइकोनोआ डेविस जूनियर। बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर अवार्ड ये माय डॉटर्स हेयर एंड फ्रैंक। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल 2025 ये हम पढ़ चुके हैं, सेफ हाउस। विच कंट्री वॉन द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप टाइटल, फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है। फाइनल में 1-0 से उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया है। 48 देशों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। ये फाइनल खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम अल रेयान में खेला गया, यानी कि कतर में। ये 21st एडिशन था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का, कतर में हुआ है। वेयर वॉज द नेशनल एडॉप्शन अवेयरनेस कॉन्क्लेव 2025 कंक्लूडेड, राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। नेशनल एडॉप्शन अवेयरनेस कॉन्क्लेव 2025 जो कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर ये विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। और इस जो नेशनल एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है, नवंबर, हर नवंबर को मनाया जाता है नवंबर में। इसका थीम था नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग चिल्ड्रन। हाउ मच लोन हैज एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड फॉर इंडिया टू बिल्ड फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, एशियाई विकास बैंक ने भारत को भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने हेतु कितना ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है $846 मिलियन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $846 मिलियन लोन अप्रूव कर दिया है भारत के लिए, ताकि फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स भारत बना सके कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके लिए। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्म को ये सपोर्ट करेगा ये फंड, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए फंडिंग होगी इससे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 कंक्लूडेड इन विच कंट्री, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 किस देश में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अजरबैजान। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 ये बाकू अजरबैजान में कंक्लूड हुई है। 4 साल में एक बार होती है। और भारत ने एम रेवाती को इंडियन कैंडिडेट इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्टर के लिए, रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो, जो कि ITU का हिस्सा है। मिस्टर अविनाश अग्रवाल ये कॉन्फ्रेंस वाइस चेयर सर्व कर रहे हैं इस WTTC 2025 में, कोऑर्डिनेट चेयर भी हैं, चेयर ऑफ द एडहॉक ग्रुप ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन भी हैं। साथ ही भारत ने 2 वाइस चेयरपर्सन पोजीशन भी सिक्योर की हैं ITU-D स्टडी ग्रुप्स में 2026-29 तक। एक तो मिस्टर सुनील कुमार सिंघल और मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता। Which Indian aircraft carrier is representing India at the International Fleet Review 2025? कौन सा भारतीय विमान वाहक पोत अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है INS विक्रांत। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS उदयगिरी जो कि इंडिजिनली बिल्ट फ्रिगेट है, इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025, जैसे कि श्रीलंकन नेवी द्वारा होस्ट किया जा रहा है कोलंबो में। तो श्रीलंकन नेवी का जो 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है उसी के दौरान ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू ऑर्गेनाइज किया गया। द वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 वाज हेल्ड इन विच सिटी, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है देहरादून। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में और 20th उत्तराखंड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 में, जो कि देहरादून में हुआ है। उत्तराखंड ने स्प्रिंग रिजर्वेशन अथॉरिटी को भी स्टैब्लिश किया है ताकि वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू विच कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन की किस परिषद श्रेणी के लिए चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है कैटेगरी बी। तो भारत को री इलेक्ट किया गया है काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में कैटेगरी बी में। 10 कंट्रीज हैं इसमें। आईओएम काउंसिल में 40 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 3 कैटेगरीज में, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह कार्य करते हैं
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम है जब भारत को कैटेगरी बी में रखा गया है। Which port created history by achieving the fastest ever 100 MMT cargo throughput in a fiscal? किस बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष में सबसे तेज 100 MMT कार्गो थ्रूपुट हासिल करके इतिहास रच दिया? राइट आंसर ऑप्शन भी है पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट उड़ीसा, इसने इतिहास रचा है। इसने फास्टेस्ट एवर 100 MMT कार्गो थ्रूपुट जो है अचीव किया है एक फिस्कल ईयर में। ये 9th कंसेक्यूटिव ईयर है जब पोर्ट ने 100 MMT मार्क क्रॉस किया है। What is the estimated real GDP growth rate of India in quarter second of financial 2025-26? वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8.2%। तो रियल जीडीपी ऑफ इंडिया ये 8.2% से ग्रो कर रही है या ग्रो की है, या एस्टिमेट किया गया है कि ग्रो कर रही है फाइनेंशियल 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में, जबकि जो क्वार्टर सेकंड रहा था 2024-25 में केवल 5.6% से ग्रो किया था। नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ 8.7% से देखी गई है सेकंड क्वार्टर में। जो क्वार्टर फर्स्ट है फाइनेंशियल 2025-26 का 7.8% से ग्रो किया है, जबकि 2024-25 का जो फर्स्ट क्वार्टर था वो 6.5% से ग्रो किया था। प्राइमरी सेक्टर की बात करें, ईयर ऑन ईयर रियल जीवीए ग्रोथ रेट ये 3.1% रही है सेकंड क्वार्टर में। सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ 8.1% रही है। टर्शियरी सेक्टर की 9.2% रही है। रियल जीडीपी अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें अप्रैल से सितंबर 2025-26 की तो 8% रही है, जबकि जो 24-25 था उसका जो फर्स्ट हाफ था उसमें 6.1% थी। प्राइमरी सेक्टर 2.9% रहा है फर्स्ट हाफ में, सेकेंडरी 7.6 और टर्शियरी 9.3%। हेडलाइन इन्फ्लेशन जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पर मेजर किया जाता है, ये 0.25% रही है। रूरल इन्फ्लेशन -0.25% रही, वहीं अर्बन इन्फ्लेशन 0.88% रही है। इंडिया की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन है, ये भी -1.21% रही है अक्टूबर 2025 में। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट WPI फूड इंडेक्स ये -5.04% रही है अक्टूबर 2025 में, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन घटी है, -5.02% रही है। इंडिया का जो IIP है इसमें 4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला सितंबर 2025 तक, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4.8% का एक्सपेंशन देखने को मिला है। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें अगर हम तो 15 साल या उससे ऊपर की तो 55.4% रहा अक्टूबर 2025 में, 6th मंथ का हाईएस्ट लेवल है। अदर लेबर मार्केट इंडिकेटर्स की बात करें तो वर्कर पार्टिसिपेशन रेट 52.5% रहा है, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 34.2% रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% रहा है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स वाइट कॉलर हायरिंग को बताता है। वाइट कॉलर हायरिंग मतलब जैसे इस तरह की जॉब होती है ना, ऑफिस बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब जिसमें आपको डिग्री चाहिए, है ना, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं उनको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। और ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, ठीक है, लेबर का कार्य कर रहा है, वो उसे बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, ये होती है वाइट कॉलर जॉब। तो 10.1% ईयर ऑन ईयर राइज देखने के लिए मिला है वाइट कॉलर हायरिंग में, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 61% का सर्च देखने को मिला है। इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें भी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर के उसमें 4.84% की ग्रोथ देखने को मिली है, 491.80 बिलियन US डॉलर का रहा है। मर्केंटाइल एक्सपोर्ट ये 0.63% से बढ़ा है और 254.25 बिलियन US डॉलर पहुंच चुका है। सर्विस एक्सपोर्ट ये भी 9.75% से बढ़ा है और 237.55 बिलियन US डॉलर पहुंच चुका है अप्रैल से अक्टूबर 2025 में। ग्रोस GST कलेक्शन अक्टूबर 2025 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपीस रहा है। RBI ने भी जो 2025-26 GDP फोरकास्ट है वो 6.5% से बढ़ाकर 6.8% की है। वर्ल्ड बैंक ने 2026 के लिए 6.5% बताया है। मूडीज ने 2026 के लिए 6.4%, 2027 के लिए 6.5%, IMF ने 2025 के लिए 6.6%, 2026 के लिए 6.2% बताया है। OECD ने 2025 के लिए 6.7%, 2026 के लिए 6.2% बताया है। S&P ने 2026 के लिए 6.5% और 2027 के लिए 6.7% प्रिडिक्ट किया है। भारत वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट हम बन जाएंगे 2030 तक, ऐसा अनुमान है। हमारी GDP 7.3 ट्रिलियन US डॉलर पहुंच जाएगी 2030
30 तक। What is the name of the operation that India launched to assist cyclone hit श्रीलंका? चक्रवात प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑपरेशन सागर बंधु। तो भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ इनिशिएटिव, यानी कि डिजास्टर संबंधित मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और मानवीय सहायता प्रोवाइड की जा रही है। कोई फंसा है उसको बाहर निकालने संबंधित। कहाँ पर? श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में साइक्लोन दितवा ने हाल ही में काफी तबाही मचाई है, फ्लड की सिचुएशन आई, लैंडस्लाइड्स हुई हैं और जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो 4.5 टन्स ऑफ ड्राई राशंस, 2 टन्स ऑफ फ्रेश राशंस, ये भी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी द्वारा भेजे गए श्रीलंका में। साइक्लोन स्टॉर्म दितवा की बात करें तो काफी डेडली ट्रॉपिक साइक्लोन रहा है, काफी हैवी रेन्स इसके कारण श्रीलंका में, और जो सदर्न इंडिया है जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, यहाँ पर देखने के लिए मिली है। विच इंडियन स्टेट टॉप द रैंकिंग्स फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स? घरेलू पर्यटक यात्रा की रैंकिंग में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। तो टूरिज्म सेक्टर भारत में बढ़ा है, 2948.19 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स हुई हैं 2024 में, ऐसा इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 में बताया गया है। और 2021 की अगर हम बात करें तो 11.05% टूरिज्म था, मतलब इंक्रीज देखने के लिए मिला था। 2022 में 155.45%, 2023 में 45% और 2024 में 17.51%। 3 स्टेट जो कि नॉर्थ इंडिया से आते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये टॉप 10 में अपनी जगह बना पाए हैं। यूपी टॉप पोजीशन पर है, यानी कि सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट उत्तर प्रदेश विजिट किए हैं। उसके बाद फिर तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। What is India's rank in the Asia Power Index 2025? एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3rd। तो भारत की अगर हम बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की पोजीशन अच्छी है और ऑस्ट्रेलियन बेस्ड थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। 27 कंट्रीज में भारत की रैंक 3rd है, ठीक है। और 40 आउट ऑफ 100 ओवरऑल स्कोर भारत का रहा है। 2% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है प्रीवियस एडिशन से, यानी कि 0.9 पॉइंट का। 8 फैक्टर्स हैं जिन पर ये रैंकिंग्स निकाली जाती है, जैसे मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिफेंस नेटवर्क्स, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, रिलेशनशिप्स, डिप्लोमेटिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस, रेजिलियंस, फ्यूचर रिसोर्सेज। और भारत इस इंडेक्स में 3रे नंबर पर है, पहले पर यूएस है, दूसरे पर चाइना और चौथे नंबर पर जापान है। अच्छा, अगर अलग अलग सब मैट्रिक्स में देखें तो भारत 3रे नंबर पर है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में और फ्यूचर रिसोर्सेज में, वहीं भारत 9th पोजीशन पर है इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स में। इंडिया लॉस्ट टू विच टीम इन द फाइनल ऑफ सुल्तान अजलान शाह कप 2025? सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में भारत किस टीम से हार गया? राइट आंसर ऑप्शन है, बेल्जियम। तो हॉकी की बात कर रहे हैं, भारत ने सिल्वर मेडल जीता है क्योंकि फाइनल में भारत बेल्जियम से 1-0 से हार गया है। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो कि इपो मलेशिया में होता है और इस बार ये 31st एडिशन था इस कप का। भारत 5 टाइम्स चैंपियन है और दूसरी सक्सेसफुल टीम है भारत सुल्तान अजलान शाह कप में। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 10 बार जीत चुकी है टूर्नामेंट। सुल्तान अजलान शाह कप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा मलेशिया में ही होता है, हॉकी से संबंधित है, ठीक है, एक एनुअल इवेंट है। What rating has India scored on the International Monetary Fund's annual review of national accounts statistics? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वार्षिक समीक्षा में भारत को क्या रेटिंग मिली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की एनुअल रिव्यू में भारत का जो नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स है, जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रोस वैल्यू एडेड, इसको सी ग्रेड मिला है। ये 2nd लोवेस्ट रेटिंग है ना, लोवेस्ट तो डी है। कुछ शॉर्टकमिंग्स बताए हैं आईएमएफ ने भारत की जो डेटा है उसमें, और 4 ग्रेड्स होते हैं, ए बी सी डी। ए सबसे अच्छा ग्रेड, डी सबसे लोवेस्ट और सी 2nd लोवेस्ट। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज आरबीआई इम्पोज्ड ऑन एचडीएफसी बैंक? आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 91 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 91 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर।
ठीक है। और क्योंकि आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं, इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस, गाइडलाइंस ऑन मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय बैंक्स, नो योर कस्टमर, तो इनका अनुपालन आरबीआई ने नहीं किया है। साथ ही 3.10 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मन्ना कृष्णा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी। विच 24/7 शॉर्ट कोड हेल्पलाइन वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सी 24/7 शॉर्ट कोड हेल्पलाइन शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 14490। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन द्वारा नई 24/7 शॉर्ट कोड हेल्पलाइन लॉन्च की गई है 14490, ताकि डिस्ट्रेस की कंडीशन में महिलाओं को सपोर्ट प्राप्त हो सके काफ़ी तेज़ी से, मतलब फास्टर सपोर्ट प्राप्त हो सके, कोई दिक्कत हो तुरंत उनकी सहायता हासिल हो। और ये हेल्पलाइन पहले से ही एक हेल्पलाइन है 7827170170, ठीक है, और अब ये जारी की गई है 14490। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। The World Health Organization declared which country free of the circulating vaccine-derived poliovirus type 2 outbreak? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को परिसंचारी वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियोवायरस टाइप 2 प्रकोप से मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडोनेशिया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया को फ्री डिक्लेयर कर दिया है सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियोवायरस टाइप 2 आउटब्रेक से, है ना। मासिव वैक्सीनेशन कैंपेन इंडोनेशिया में चला जून 2024 से ही, कोई भी केस यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। IDFC फर्स्ट बैंक साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन एज एन अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पार्टनर? IDFC फर्स्ट बैंक ने किस संगठन के साथ एक अनुमोदित कॉर्पोरेट भागीदार के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है FPSB इंडिया। IDFC फर्स्ट बैंक ने FPSB इंडिया के साथ MOU साइन किया है। जो FPSB है ये इंडियन सब्सिडरी है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स लिमिटेड की, और अब IDFC फर्स्ट बैंक एक अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पार्टनर बन गया है FPSB इंडिया का। तो जो FPSB इंडिया है ये IDFC फर्स्ट बैंक का जो वेल्थ मैनेजमेंट रीजनल मैनेजर्स हैं उनको अप स्किल करने का कार्य करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, सर्टिफाइड प्रोग्राम्स उनके लिए लॉन्च करेगा। What is the revised GDP growth projection for India by India Rating for the current fiscal? चालू वित्त वर्ष के लिए इंडिया रेटिंग द्वारा भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि अनुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7%। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इन्होंने इंडिया की जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है करंट फिस्कल के लिए 7% बताई है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 70 बेसिस पॉइंट्स हायर है जो इन्होंने पहले बताई थी। पहले इन्होंने 6.3% बताई थी जुलाई 2025 में। आरबीआई ने भी जो जीडीपी ग्रोथ है करंट फिस्कल के लिए 6.8% बताई हुई है। Who has been chosen for this year's लोकनायक फाउंडेशंस लिटरेरी अवार्ड? इस वर्ष के लोकनायक फाउंडेशन के साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है वेलमाला सिमन्ना। वेलमाला सिमन्ना जिन्होंने 100 से ज्यादा बुक्स पब्लिश की हैं, फॉर्मर हेड हो चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ तेलुगु आंध्र यूनिवर्सिटी के, इन्हें इस साल के लोकनायक फाउंडेशन लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2 लाख रुपए कैश प्राइज में दिया जाता है। विच मूवी या विच फिल्म वॉन बेस्ट फीचर फिल्म एंड बेस्ट म्यूजिक अवार्ड्स एट 2025 मोसाइक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल इन कनाडा? कनाडा में 2025 मोसाइक अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है पायर। तो काफी चर्चा में रही 2025 में ये वाली फिल्म, विनोद कापरी की फिल्म है पायर। 2025 मोसाइक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी इसे अवार्ड मिला है। ये फेस्टिवल कनाडा में हुआ है। बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड इसको दिया गया है। सितंबर में भी इस फिल्म में बेस्ट फिल्म ऑडियंस अवार्ड जीता था 16 शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में। विच क्लब वॉन द MLS ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस ट्रॉफी? किस क्लब ने MLS ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस ट्रॉफी जीती? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंटर मियामी। तो लायनल मेसी के कैरियर की 47 कैरियर ट्रॉफी रही है। 47 कैरियर ट्रॉफी अब लायनल मेसी के पास है। इन्होंने हाल ही में MLS ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस ट्रॉफी भी जीती है अपनी टीम के साथ। तो इंटर मियामी की ओर से खेलते हुए इन्होंने MLS ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस ट्रॉफी जीती है। 5-1 से हराया न्यूयॉर्क सिटी को। ठीक है, किसी भी प्लेयर के पास 47 कैरियर ट्रॉफीज नहीं है, सबसे ज्यादा लायनल मेसी के पास ही है। Which team won the 41st All India Governors Gold Cup International Football Tournament 2025? 41वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस टीम ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है राजस्थान यूनाइटेड FC।
राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, एफसी मतलब फुटबॉल क्लब ने 41st ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 जीत लिया है, जो कि पलजोर स्टेडियम में खेला गया है। सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली। फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। 3.5 billion year old Martian crater was named after which Indian geologist? 3.5 अरब वर्ष पुराने मंगल ग्रह क्रेटर का नाम किस भारतीय भूविज्ञानी के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एमएस कृष्णन। तो एक 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड क्रेटर ऑन मार्स, इसको ऑफिशियली इसका नाम रखा गया इंडियन जियोलॉजिस्ट एमएस कृष्णन के नाम पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। ये ज़ैंदेटवेरा रीजन में आता है। साथ ही 5 और केरल बेस्ड नेम्स रखे गए हैं, जैसे वालियामाला, थुम्बा, बेकाल, वर्कला, पेरियार, जो भी मार्स के नियर बाई क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स मतलब गड्ढे आप कह सकते हैं। एक नीचे को उभरा हुआ भाग होता है ना, इन्वर्टेड उभरा हुआ भाग, उसको बोलते हैं क्रेटर। विच स्टेट इज द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत में कौन सा राज्य शीर्ष दूध उत्पादक देश है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड पंचायती राज, एसपी सिंह बघेल, इन्होंने एक एनुअल पब्लिकेशन रिलीज किया है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। इसमें बताया गया है कि भारत में जैसे मिल्क प्रोडक्शन हो गया, एग प्रोडक्शन हो गया, वूल प्रोडक्शन हो गया, मीट प्रोडक्शन हो गया, कौन सा राज्य टॉप पर है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत की मिल्क प्रोडक्शन में, भारत पहले नंबर पर है। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में उत्तर प्रदेश पहले पर है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। भारत में टोटल मिल्क प्रोडक्शन 2024-25 दौरान 247.8 मिलियन टन का रहा है। एग प्रोडक्शन की बात करें तो भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है एग प्रोडक्शन में, चाइना के बाद। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटका। मीट प्रोडक्शन की बात करें तो भारत ग्लोबली मीट प्रोडक्शन में 4th नंबर पर आता है। पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। इसी तरह से अगर हम वूल प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में 34.57 मिलियन केजी का वूल प्रोडक्शन हुआ है 2024-25 में। इस मामले में पहले स्थान पर राजस्थान है, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये चारों आप याद रखेंगे, टॉप तो याद रखेंगे, है ना। मिल्क प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, एग प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश, मीट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, वूल प्रोडक्शन राजस्थान। मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड उषा जानकी रमन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? किस संस्था ने उषा जानकी रमन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी नियुक्त किया है। इस पद पर प्रमोट होने से पहले उषा जानकी रमन जी चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन सेंट्रल ऑफिस मुंबई में कार्यरत थी। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते ये डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, रिस्क एनालिटिक्स एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को देखेंगी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है जावेद अशरफ। तो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं जावेद अशरफ, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ये 2 साल के लिए नियुक्ति इनकी की गई है। अगर हम इस इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आती है। हमारे देश से जो एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक ट्रेड होता है उसको प्रमोट करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। जैसे बायर सेलर मीट्स ऑर्गेनाइज करना, मार्केट सर्वे करना, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब इसी का कार्य है। Which airport has been awarded the water positive status by CII त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट? CII त्रिवेणी जल संस्थान द्वारा किस हवाई अड्डे को जल सकारात्मक का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वाटर पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है CII त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा, यानी कि ये जितना वाटर कंज्यूम करता है उससे अधिक वापस इन्वायरमेंट को देता है। IGI फर्स्ट एयरपोर्ट है हमारे देश में, 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम से अधिक की कैपेसिटी वाला, जिसने ये लैंडमार्क प्राप्त किया है। और CII वाटर इनोवेशन समिट 2025 जो न्यू दिल्ली में हुई, उस दौरान IGI एयरपोर्ट को इस तरह से वाटर पॉजिटिव स्टेटस से ऑनर किया गया। वेयर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 3 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे है।
1992 से ही मनाते आ रहे हैं। 2025 में इसका थीम है फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। वेयर वॉज द फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हेल्ड? भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5th एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका थीम रहा एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत। 3 सब थीम इसके रहे हैं, इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एआई फॉर पीपल और प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। The addition of 3 new districts increases the total number of districts in Andhra Pradesh to 3 नए जिलों के जुड़ने से आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या बढ़कर हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 29। तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान किया है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनापल्ली। इस तरह से पहले डिस्ट्रिक्ट की संख्या आंध्र प्रदेश में 26 थी, अब 29 हो जाएगी। आपको बता दें हमारे देश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश राज्य में 75, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। विच स्टेट लॉन्च द फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव टाइटल्ड रायतना मिकोसम? किस राज्य ने रायतना मिकोसम नामक किसान केंद्रित पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लार्ज स्केल फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव जिसका नाम है रायतना मिकोसम, इसे लॉन्च किया है ताकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके 5 पॉइंट फॉर्मूला के तहत। 5 पॉइंट फॉर्मूला किस पर फोकस करता है? वाटर सिक्योरिटी, डिमांड बेस्ड कल्टीवेशन, एग्रीटेक अडॉप्शन, फूड प्रोसेसिंग एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट बैकिंग। These measures aim to modernize agriculture, enhance resilience, increase farm level profitability, and alleviate financial stress on farmers. Which country released new 100 rupees currency notes depicting a revised map including कालापानी, लिपू लेक एंड लिम्पियाधुरा? किस देश ने कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा सहित एक संशोधित मानचित्र को दर्शाते हुए 100 रुपए के नए मुद्रा नोट जारी किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, नेपाल। तो देखिए नेपाल ने 100 रुपीज करेंसी नोट्स रिलीज किए हैं और इसमें रिवाइज्ड मैप भी डिपिक्ट किया है नेपाल का, जिसमें इंडियन टेरिटरीज कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, इन्हें नेपाल की टेरिटरी बताई है। बैंक के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था कालापानी डिस्प्यूट से संबंधित, तो याद रखिएगा इन नामों को। नेपाल के साथ ये डिस्प्यूटेड है, मतलब है तो हमारे ही, पर नेपाल कहता है कि हमारे हैं। तो इन नए नोट नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी किए गए हैं और फॉर्मर गवर्नर यहाँ के महाप्रसाद अधिकारी के इसमें सिग्नेचर हैं। आपको बता दें भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है वो 1850 किलोमीटर का है। 5 इंडियन स्टेट्स नेपाल से लगते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। Which international institution has approved a total of $776 million to support education reform in Punjab and to promote climate resilient agriculture in Maharashtra? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पंजाब में शिक्षा सुधार और महाराष्ट्र में जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुल $776 मिलियन की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, वेस्ट बंगाल। तो माफ कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक, गलती से निकल गया। राइट आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने $776 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए। पहला तो है पंजाब में एजुकेशन रिफॉर्म को सपोर्ट करना और दूसरा है महाराष्ट्र में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा एजुकेशन क्वालिटी में, फार्मर्स लाइवलीहुड इनहेंस देखने के लिए मिलेगा, 60 लाख पीपल दोनों ही राज्यों में बेनिफिट होंगे इससे। व्हाट वाज इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन क्वार्टर सेकंड ऑफ 2025-26? 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है, $12.3 बिलियन। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये जुलाई से अक्टूबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो मॉडरेट रही है और इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये $12.3 बिलियन रही है, यानी कि 1.3% ऑफ जीडीपी सेकंड क्वार्टर में 2025-26 के, जबकि जो सेकंड क्वार्टर था 2024-25 का वहाँ पर 20.8 बिलियन रही। मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट ये 87.4 बिलियन रही है सेकंड क्वार्टर में, जबकि 2024-25 के सेकंड क्वार्टर में 88.5 बिलियन थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो भारत में पैसा आया भारत से,
वो 2.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा है सेकंड क्वार्टर में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई की बात करें, यानी कि नेट आउटफ्लो जो भारत से बाहर पैसा गया है, वो 5.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा है सेकंड क्वार्टर में। अच्छा, यूएस डॉलर 10.9 बिलियन का जो है डिप्लीशन देखने की मिला है। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, इंडिया जो करंट अकाउंट डेफिसिट है डिक्लाइन हुई है, 15.0 बिलियन यूएस डॉलर रही है। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, अब तक तो हम सेकंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ की, पहले 6 महीनों के 2025-26 के। नेट एफडीआई इनफ्लो जो फर्स्ट क्वार्टर में रहा है वो 7.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। एफपीआई जो फर्स्ट हाफ में रहा है वो 4.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। देयर वाज अ डिप्लीशन ऑफ 6.4 बिलियन यूएस डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितना कटौती देखने को मिली है? 6.4 बिलियन यूएस डॉलर। India's foreign exchange reserves is down by 4.4 billion US dollars to that amount for the week ending on 21st of November. 21 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर कितने डॉलर में रह गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है 688.1 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4.4 बिलियन यूएस डॉलर घटकर 688.1 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। अगर हम 21 नवंबर तक की बात करें, गोल्ड रिजर्व में डिप देखने को मिला है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का और 104.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। फॉरेन करेंसी एसेट्स की बात करें, जो कि लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे रिजर्व का, ये 1.6 बिलियन यूएस डॉलर घटकर 560.6 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करें भी 84 मिलियन यूएस डॉलर डिप हुआ है और 18.56 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। सेंट्रल बैंक की पोजीशन की अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, तो ये भी डिप हुई है 23 मिलियन यूएस डॉलर तक और 4.75 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। हाउ मेनी strategic objectives are outlined under नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-30? वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति 2025-30 के तहत कितने रणनीतिक उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5। तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-30, इसको सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा अप्रूव किया गया है और रिलीज किया गया संजय मल्होत्रा द्वारा, जो गवर्नर है आरबीआई के। 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है इसके, पंचज्योति ने बोला गया है, 47 एक्शन पॉइंट्स हैं। पंचज्योति की बात करें, पहला है इंप्रूविंग द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ इक्विटेबल, रिस्पॉन्सिबल, सुटेबल एंड अफोर्डेबल बकेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू अचीव फाइनेंशियल सेफ्टी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हाउस होल्ड एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। दूसरा है अडॉप्टिंग जेंडर सेंसिटिव अप्रोच फॉर वीमेन लेड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिफरेंशिएटेड strategies for improving financial resilience of households, especially for the underserved and vulnerable segments. तीसरा है synergizing livelihood, skill development and support ecosystem and its linkages with financial inclusion। देखिए सबने पूछे हैं, केवल ये याद रखना कि 5 ऑब्जेक्टिव हैं, 47 एक्शन पॉइंट्स हैं, 2025 से 30 तक की है ये, ठीक है। बाकी इस स्ट्रेटजी को टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल लिटरेसी इसके तहत बनाया गया है। TIUE स्टैंड्स फॉर, TIUE का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन है टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी। क्यों चर्चा में है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 को अमेंड किया है। 3 मेजर अपडेट इसमें देखने को मिले हैं। पहला है मोबाइल नंबर वेलिडेशन प्लेटफॉर्म, MNV बोलते हैं इसको। तो इससे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वेरीफाई करेंगे कि मोबाइल नंबर जेन्युइनली बिलोंग करता है यूजर से या नहीं करता है, कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं है या म्यूल अकाउंट तो नहीं, या फिर मिसयूज तो नहीं कर रहा है अनवेरीफाइड मोबाइल लिंकेजेस का। दूसरा है रीसेल डिवाइस स्क्रबिंग, इट मैंडेट्स चेकिंग एवरी सेकंड हैंड और रिफर्बिश्ड डिवाइस अगेंस्ट अ सेंट्रल बैक लिस्ट ऑफ IMEI बिफोर रीसेल। कोई फोन है, सेकंड हैंड फोन है, तो इससे पहले कि रीसेल हो, पहले उसकी IMEI चेक की जाएगी, कहीं वो सेंट्रल ब्लैक लिस्ट में तो नहीं हो नंबर। फिर तीसरा टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी ऑब्लिगेशंस, जो हमने अभी देखा था, ठीक है। तो इसमें एंटिटीज यूजिंग टेलीकॉम आइडेंटिफायर जैसे मोबाइल नंबर, IMEI, IPs and requires them to share certain telecommunication identified data with government under regulated condition, improving traceability and coordination against cyber frauds while respecting data protection norms. Which digital mapping company partnered with Zoho to integrate mapping intelligence into Zoho CRM? किस डिजिटल मैपिंग कंपनी ने जोहो CRM में मैपिंग इंटेलिजेंस को एकत्रित करने के लिए जोहो के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मैप माई इंडिया। तो डिजिटल मैपिंग एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कंपनी है मैप माई इंडिया, जिसे ग्लोबली हम मैपल्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने पार्टनरशिप की है जोहो के साथ, ताकि इसकी जो मैपिंग इंटेलिजेंस टूल्स है उसे जोहो CRM में इंटीग्रेट किया जा सके।
एज पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन मैप माई इंडियाज एड्रेस कैप्चर एंड नियरबाय लेट फाइंडर विल पावर जो CRM with indigenous mapping intelligence for smarter location aware business decisions. Which series won the award for best drama series at the 53rd International Emmy Awards? 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में किस श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है राइवल्स। तो 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दी गई है न्यूयॉर्क सिटी में। इसके विनर्स देख लेते हैं। ड्रामा सीरीज राइवल्स यूनाइटेड किंगडम, कॉमेडी सीरीज लुडविग, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्टर ओरियल प्लाफोरियो, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्ट्रेस। इस तरह से आप देख सकते हो ये सभी अवार्ड्स हैं, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। Which country's former president Jair Bolsonaro has been sentenced to 27 years in prison for plotting a military coup? इसे कूप नहीं बोलते, कू बोलते हैं, तख्ता पलट, काफी यूज होता है अखबारों में शब्द। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सैन्य तख्ता पलट की साजिश रचने के आरोप में 27 साल जेल की सजा सुनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्राजील। तो ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, इन्हें 27 साल की प्रिजन सुनाई गई है, ठीक है। 27 साल और 3 मंथ की प्रिजन, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री कू प्लॉट किया, मतलब सैनिक तख्ता पलट को इन्होंने प्लॉट किया ताकि कंट्री की डेमोक्रेसी को नष्ट किया जा सके। प्रेसिडेंट ये इलेक्ट हुए 2018 में फोर्सिबली इन्होंने, हालांकि 2022 इलेक्शन हार गए, तब भी इन्होंने पावर हथियाने की कोशिश की। व्हाट न्यू नेम हैज बीन गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO, प्रधानमंत्री कार्यालय को क्या नया नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है सेवा तीर्थ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को नया नाम दिया है सेवा तीर्थ। साथ ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बताया है कि राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा और राजनिवास को लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले गवर्नमेंट राजपथ को भी रिनेम कर चुकी है। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाला रास्ता है, कर्तव्य पथ इसे बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस भी अब लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। 2016 से ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाता है। PMO को हेड करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंटली प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। और ओरिजिनली PMO को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था 1977 तक, ठीक है। उसके बाद फिर जो मोरारजी देसाई जब PM बने तब PMO इसका नाम हो गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज द डिजिटल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 9 लैंग्वेजेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण 9 भाषाओं में जारी किया है। तो देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिजिटल वर्जन रिलीज किया है 9 लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन डे के दौरान नई दिल्ली में संविधान सदन में। और इस साल का जो थीम है कॉन्स्टिट्यूशन डे का वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अच्छा, जो 9 लैंग्वेजेस जिसमें डिजिटल वर्जन लॉन्च किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये है मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया एंड असमीज। आपको ये नाम याद रखने होंगे क्योंकि ऑप्शंस बनते हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिजिटल वर्जन रिलीज नहीं किया गया है। तो पहली बार है जब बोडो एंड कश्मीरी एडिशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पंजाबी एडिशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको अपडेट किया गया है 50 साल के बाद। 2015 से ही हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते आ रहे हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये हमने नवंबर के महीने में पढ़ा था, पर ये वाली न्यूज़ रह गई थी, इसलिए आज कवर कर रहे हैं। विश्व शिप बिल्डिंग कंपनी बिल्ट तारागिरी शिप फॉर द इंडियन नेवी। किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए तारागिरी जहाज का निर्माण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड। तारागिरी यार्ड 12653 जो कि नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A की 4th शिप है और तीसरी शिप है जिसे मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दी गई है, डिलीवर कर दी गई है मुंबई में। इसको वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इससे पहले भी एक INS तारागिरी थी, उसी का रिकार्नेशन है। तारागिरी 4th P-17A शिप है जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर की गई है पिछले 11 महीनों में। और जो बाकी की रिमेनिंग 3 शिप्स हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत, एक तो मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ही देगा और 2 देगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, GRSC कोलकाता, अगस्त 2026 तक। What is the theme for the International Day of Banks in 2025? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बैंक्स पावरिंग अ लिवेबल प्लेनेट।
तो 19 दिसंबर 2019 को यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के तौर पर मनाया जाएगा। 2025 में इस डे का थीम है बैंक्स पावरिंग अ लिवेबल प्लेनेट। अच्छा, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स, ये भी 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे ही है ये भी। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, इसको लॉन्च किया गया था इंडियन कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा जब इसकी 20th एनिवर्सरी 2001 में। तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2025 में इस डे का थीम है डिजिटल स्किल्स फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कमेमोरेट्स द विक्टिम्स ऑफ विच इंडस्ट्रियल डिजास्टर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस औद्योगिक आपदा के पीड़ितों की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसके जो विक्टिम्स हैं उनकी याद में मनाया जाता है, स्मरण में मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम है सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। देखिए दिसंबर 2-3 की रात की बात है 1984 में, जब मेथिल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस टॉक्सिक गैस के रिलीज होने के कारण हुआ, तो मेथिल आइसोसाइनेट ऑप्शन में फिरा देते हैं, कभी कभी मेथिल आइसोसाइनाइट भी लिखा रहता है, तो आपने पढ़ा तो होता है पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर मेथिल आइसोसाइनाइट को देखकर। ये है मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये लीक हो गई थी, यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी भोपाल मध्य प्रदेश में, और कई लोगों को इरिटेशन होने लगी, नौसिया होने लगी, बेहोश हो गए, ब्रीथलेसनेस होने लगी, कफ होने लगा, कई हजार लोग मर गए बेचारे। और अभी भी उनमें प्रभाव देखने को मिलता है जो जनरेशन होती है। और ये नेटफ्लिक्स पर आप सीरीज जरूर देखिए अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, द रेलवे मैन, ये पूरी इसी पर बेस्ड है, किस तरह से रेलवे ने सहायता करी जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, किस तरह से हेल्प पहुंचाई। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे आप बिल्कुल रियल टाइम में कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसा लगेगा आपको जैसे कल परसों की हम भोपाल गैस ट्रेजेडी को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कल परसों ये कोई इवेंट हुआ है, मतलब बहुत उम्दा बनाई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग देखिएगा इसको। इस तरह की जब सोशल चीज़ें देखते हैं ना, तो एक तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, किस तरह से पिछला इवेंट हुआ था हमारे देश में, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, उसे समझने की इससे माइंड भी फ्रेश होता है। जरूरी नहीं है हर चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए। ठीक है, तो इससे आपका एक माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, आपको पता चलेगा जब भी भोपाल गैस ट्रेजेडी आपके सामने कोई आएगा तो किस तरह से क्या हुआ था, बहुत अच्छे से दिखाया गया इसमें। Which sports event was awarded the Emerging Professional Sports Event of the Year at the India Sports Awards 2025? इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किस खेल आयोजन को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है आर्चरी प्रीमियर लीग। आर्चरी प्रीमियर लीग, इसको इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में, जो कि फिक्की टर्फ 2015 15th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान हुआ है न्यू दिल्ली में, और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। जो ये आर्चरी प्रीमियर लीग है, वर्ल्ड की फर्स्ट लीग है इस तरह की है। वेयर वॉज द 22nd नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड हेल्ड? 22वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है सीरियस, रशिया। तो इंडियन टीम ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं 22वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में, जो कि सीरियस, रशिया में हुआ है। 24 कंट्रीज ने इस एडिशन में पार्टिसिपेट किया है, लगभग 140 स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत आता है, ये नोडल सेंटर है हमारे देश में साइंस ओलंपियाड्स की तैयारी कराने के लिए, एज वेल एज मैथमेटिकल ओलंपियाड की तैयारी कराने के लिए। Along which coastline was exercise सागर कवच conducted by the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस तटरेखा पर अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड गोवा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्ट किया है महाराष्ट्र और गोवा के तट पर। हाई इंटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने के लिए मिला है। जो थ्रेट्स होते हैं, जो खतरा होता है हमारे पास, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो कोस्टल एसेट्स को टारगेट करते हैं, तो उससे सतर्क रहने संबंधित ये अभ्यास था। What was the name of the cyber crime crackdown conducted by Delhi Police? दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है ऑपरेशन साई हॉक। दिल्ली पुलिस ने लगभग 4400 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है, अरेस्ट भी किया है कुछ को। साइबर क्राइम पर क्रैकडाउन यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है, ऑपरेशन साई हॉक इसका नाम दिया गया। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत है, इसके साथ मिलकर ये
ऑपरेशन इन्होंने चलाए हैं। जो भी साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनको डिसमेंटल किया गया है। जो म्यूल अकाउंट है, जो कैश विड्रॉल एजेंट्स हैं, इलीगल कॉल सेंटर्स हैं, उनको बंद किया गया। विच एक्टर विल बी ऑनर्ड विद द डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड? किस अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है लियोनार्डो डी कैप्रियो। जाने माने एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो इन्हें डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया जाएगा पाम स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल में, इनकी मूवी वन बैटल आफ्टर अनदर में इनकी परफॉर्मेंस के लिए। How many new initiatives were proposed by PM Modi at the G20 summit? G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी नई पहलों का प्रस्ताव रखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है 6। कुछ ऐसा होता है ना, कंप्यूटर की टैब में खुले रहते हैं कुछ करंट अफेयर्स, पर उनका नंबर ही नहीं आ पाता है ना, उससे पहले कोई और न्यूज़ दिख जाती है। तो ये इसीलिए है। G20 तो हो गई, पर ये बैक में खुला हुआ था, तो अब इसको कवर कर रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव्स प्रपोज किए हैं G20 लीडर समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इस तरह से पूछ सकते हैं कि हाल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव किस समिट के दौरान प्रपोज किए हैं? तो आसियान, G20, G7, ब्रिक्स, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये 6 इनिशिएटिव आपको याद रखने हैं। ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। 21 मेंबर हैं, 19 तो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर बना था 2023 की न्यू दिल्ली समिट में। कलेक्टिवली बात करें तो G20 मेंबर्स ग्लोबल GDP 85% यहाँ से आता है, 75% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से आता है, 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। 2025 G20 ट्रॉयका की बात करें तो 2024 में ब्राजील ने होस्ट किया, 2025 साउथ अफ्रीका ने, अगले साल 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स इसको होस्ट करने वाला है। तो ट्रॉयका शब्द जो है G20 संबंधित है, याद रखिएगा। वेयर विल द नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बी एस्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है चिड़िया टापू इन साउथ अंडमान। सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप करेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और 120 एकड़ में रहेगा। ये नोडल एंड मॉनिटरिंग एजेंसी रहेगा ये भारत में कोरल रीफ रिसर्च के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इसको सेटअप किया जाएगा चिड़िया टापू साउथ अंडमान में। वेयर डिड साइक्लोन सेनियार डेवलप? चक्रवात सेनियार कहाँ विकसित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट इंडोनेशिया। साइक्लोन सेनियार ने हाल ही में तबाही मचाई है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का में आया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडोनेशिया का एरिया है वहाँ पर आया। काफ़ी रेन्स आई यहाँ पर, फ्लडिंग की सिचुएशन हुई, लैंडस्लाइड्स आई हैं। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम होते हैं ना नॉर्थ इंडियन ओशन में जो भी आते हैं, इनको WMO एस्केप पैनल जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, उनके द्वारा रखा जाता है। इसमें 13 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसने सेनियार नाम दिया है। तो किसने दिया सेनियार नाम? UAE ने। सेनियार का मतलब है लायन। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक नैरो स्ट्रेच है वाटर का मलय पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में अंडमान सी यानी कि इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी यानी कि पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। What percentage of अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स आर वुमेन एज ऑन 31 अक्टूबर 2025? 31 अक्टूबर 2025 तक अटल पेंशन योजना में कितने प्रतिशत नामांकन महिलाओं का है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 48%। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो अटल पेंशन योजना ने हाल ही में 8.34 करोड़ एनरोलमेंट्स क्रॉस कर लिए हैं, ऐसा पार्लियामेंट में बताया गया है वित्त मंत्री द्वारा। और इनमें से 48% महिलाओं के अकाउंट हैं, टोटल सब्सक्राइबर्स हैं महिलाएं। अटल पेंशन योजना 9/5/2015 को लॉन्च की गई थी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए इंडियंस के लिए, खासकर जो पुअर हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। 18 से 40 साल के सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है, जिनका सेविंग अकाउंट है बैंक में और पोस्ट ऑफिस में। इनको एक पेंशन मिलती है जब 60 साल के हो जाते हैं, 2035 से शुरू हो जाएगी पेंशन। इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक्स हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, पेमेंट बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो। और ये सभी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस APY के तौर पर रजिस्टर्ड हैं PFRD के साथ। Which monument in India was the most visited monument by both domestic and foreign tourists during financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 दौरान भारत में कौन सा स्मारक घरेलू और विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक था? राइट आंसर ऑप्शन बी है ताजमहल। तो भारत में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स की संख्या बढ़ी है, डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स काफ़ी हुए 2024-25 में।
लगभग 56 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स और 303.59 करोड़ टूरिस्ट डोमेस्टिक आए हैं 2024-25 में। अच्छा, ताजमहल आगरा ये मोस्ट विजिट मॉन्यूमेंट है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फिर फॉरेन टूरिस्ट द्वारा हो। सन टेम्पल जो कि उड़ीसा के कोणार्क में सेकंड स्पॉट है इस मामले में, डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में। आगरा फोर्ट ये भी सेकंड नंबर पर है फॉरेन टूरिस्ट के मामले में। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है ये तीसरे नंबर पर है। भारत में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आप जानते हैं। Joint military exercise यूकेवेरिन 2025 between India and Maldives was held in which Indian state? भारत और मालदीव्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यूकेवेरिन 2025 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है केरल। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूकेवेरिन इसका 14th एडिशन इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया है। इंडियन आर्मी का जो दल है उसको 45 पर्सनल द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, खास करके गढ़वाल राइफल्स के हमारे सोल्जर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। यूकेवेरिन को अगर हम दिवेही लैंग्वेज में देखें तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है, और अल्टरनेटली दोनों ही देश इसको होस्ट करते हैं, एक बार इंडिया एक बार मालदीव्स। साल 2009 से ही ये एक्सरसाइज एक्टिव है। Which bank is not among the currently identified domestic systemically important banks by the RBI? आरबीआई द्वारा वर्तमान में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में कौन सा बैंक शामिल नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है केनरा बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ऐसा आरबीआई ने डिक्लेयर किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इसको इशू किया था जुलाई 22 2014 में। उसके बाद फिर 2023 दिसंबर में अपडेट भी किया गया। ठीक है, तो ये जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं ये टू बिग टू फेल हैं, यानी कि इतने बड़े हैं कि ये आसानी से फेल नहीं हो सकते, और अगर ये फेल हो गए तो भारत का जो पूरा सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। तो इन पर काफ़ी फोकस देने की ज़रूरत है, इनका जो बेस है वो मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है, इन पर नज़र रखने की काफ़ी ज़रूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स अनाउंस किया 2015 में, आईसीआईसीआई बैंक को 2016 में, एचडीएफसी बैंक को 2017 में। On which state is Navy Day celebrated in India every year? भारत में हर वर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 4 दिसंबर। तो नेवी डे भारत में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 1971 में इसी दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने 4 पाकिस्तानी वेसल्स को डुबा दिया था। ठीक है, और पाकिस्तान नेवी की हार हुई थी। और जो भी इंडो पाकिस्तान वार 1971 के दौरान जो भी शहीद हुए हैं भारत की ओर से, उन्हें भी रिमेंबर किया जाता है। इंडियन नेवी डे 2025 का थीम है कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। अच्छा, फैक्ट याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे भी मनाया जाता है, 2010 से ही मनाते हैं। नामीबिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है चीता की। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल्स है, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2025? विश्व मृदा दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। वर्ल्ड सॉइल डे ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है 2025 में। इस डे का थीम है हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। किंगडम ऑफ थाईलैंड की लीडरशिप में इस डे को प्रपोज किया गया था। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ये भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है 2025 में। इसका थीम है एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 131। तो देखिए, एक विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 लॉन्च किया गया है जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि लगभग 776 मिलियन विमेन पास्ट ईयर में, ठीक है, इनके साथ कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई ना कोई इनके साथ मुद्दा बना रहा है, और 2010 से ही 74% इस तरह के केसेस में राइज देखने के लिए मिला है। 181 कंट्रीज को रैंक किया गया है 3 की डायमेंशंस पर, एक तो इंक्लूजन, जस्टिस और सिक्योरिटी। डेनमार्क पहले नंबर पर है, यानी कि बेस्ट कंट्री है महिलाओं के लिए, फिर आइसलैंड, फिर नॉर्वे, और सबसे वर्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान। भारत 131वें नंबर पर है, 0.607 भारत का स्कोर है।
विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया इन 2024-25? 2024-25 में किस देश ने भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है द यूनाइटेड स्टेट्स। WTTC इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिसर्च के अनुसार भारत वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी है। और अगर हम बात करें जो इंडियन टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 की, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा जारी किया गया, इसमें बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से आए हैं, उसके बाद बांग्लादेश से, फिर यूनाइटेड किंगडम से, फिर ऑस्ट्रेलिया से और फिर कनाडा से। Which city has been ranked the world's most expensive for the third consecutive year according to the Global Wealth and Lifestyle Report 2025? ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2025 के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर माना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सिंगापुर। तो स्विस वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप जूलियस बेयर, इन्होंने ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2025 जारी की है। सिंगापुर लगातार तीसरे साल वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है रहने के लिए, सबसे महंगी सिटी है। लंदन दूसरे नंबर पर है, हांगकांग, मोनाको, ज्यूरिक फिर इसके बाद आते हैं। मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया की, ये 20वें नंबर पर है, यानी कि भारत की सबसे महंगी सिटी मुंबई है। फॉर्मर बैटर रॉबिन स्मिथ हु पास्ड अवे प्लेड फॉर विच कंट्री? पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ जिनका निधन हो गया, किस देश के लिए खेलते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंग्लैंड। फॉर्मर इंग्लैंड बैटर रॉबिन स्मिथ, जिन्हें जॉर्ज भी निकनेम दिया गया, 62 की एज में इनका निधन हो गया। साउथ अफ्रीका में जन्मे थे ये, 62 टेस्ट इन्होंने खेले हैं। और ओबिचुरीज देखेंगे, जाने मानी भरतनाट्यम डांसर कुमारी कमला, जिन्हें पद्म भूषण भी मिला था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था, इनका निधन हो गया 91 की एज में। वाइला फोर्ड फ्लेचर जो कि ओल्डेस्ट नॉन सर्वाइवर हैं तुलसा रिस मैसेकर की, इनका भी निधन हो गया 111 की एज में। जो ये तुलसा रिस मैसेकर है, ठीक है, ये 2 डे लॉन्ग वाइट सुपरमेसिस्ट टेररिस्ट मैसेकर था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था 1921 में। फॉर्मर यूनियन कोल मिनिस्टर एंड वेटरन कांग्रेस लीडर श्री प्रकाश जायसवाल का निधन हो गया 81 की एज में। 3 टाइम MP थे ये। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्टील भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में। Who has become the first player ever to score 52 runs in सिंगल क्रिकेट फॉर्मेट? एक ही क्रिकेट प्रारूप में 52 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन है विराट कोहली। देखिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच हुआ, पहला वनडे इंटरनेशनल मैच रांची में, उसमें विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अपनी वनडे इंटरनेशनल की 52वीं सेंचुरी लगाई है और फर्स्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने किसी फॉर्मेट में 52 सेंचुरी पूरी की है। ठीक है, इससे पहले सचिन तेंदुलकर और इनके नाम जॉइंटली ये रिकॉर्ड था। सचिन तेंदुलकर ने 51 सेंचुरीज बनाई हुई है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, लेकिन अब इनकी 52 हो चुकी हैं वनडे क्रिकेट में। तो अगर हम सारे प्रारूपों में देखें, सबसे ज़्यादा इनकी है 52, ठीक है। हालांकि ओवरऑल सचिन की ज़्यादा है। कोहली की जो है ये 83rd इंटरनेशनल सेंचुरी थी, 52 वनडे में, 30 टेस्ट में, 1 T20 में, दूसरे नंबर पर है। वहीं सचिन के 100 इंटरनेशनल 100 हैं, 51 टेस्ट में, 49 ODIs। साथ ही रोहित शर्मा ने मोस्ट सिक्सेस इन वनडे इंटरनेशनल का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। 351 सिक्सेस इन्होंने लगा दिए हैं रांची में, और शाहिद अफरीदी के पास पहले रिकॉर्ड था। सारस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? सारस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने सारस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। और 25 स्टेट्स से महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अलग अलग ट्रेडिशनल और डिलीशियस डिशेस दिखाई गई, बनाई गई स्टॉल्स में। The 46th annual conference of the Indian Association for the Study of Population was held in which city? भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है कोलकाता। तो 46th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन वो इनोग्रेट किया गया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, और इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। और इसका थीम रहा पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, डेमोग्राफिक ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म इंड ऐप? किस संगठन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म इंड ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है NIRDC। तो नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल NIRDC, जो कि ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत, इन्होंने इंड ऐप
लॉन्च की है ताकि MSMEs के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो सके, इम्प्रूव हो सके। इसको लॉन्च किया गया BL वर्मा द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। India app is designed as a single window system to accelerate access to government approvals, real-time market information, and business opportunities across the country. Who inaugurated the Anand Center of Excellence for Navigation, India's first private sector navigation innovation hub? भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है वी नारायणन। इसरो चेयरमैन वी नारायणन, इन्होंने अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACN को इनोग्रेट किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब है। तो नेविगेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये। व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल रैंक एट वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025? विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 से भारत की समग्र रैंक क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 8th। तो हाल ही में वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 संपन्न हुआ है चाइनीज ताइपी में। भारत ने यहाँ पर उम्दा परफॉर्मेंस दी है, 8वें नंबर पर रहा। 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 3 मेडलियंस ऑफ एक्सीलेंस भारत ने जीते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा इसको लीड किया गया। विच डिक्शनरी नेम्ड रेजबैट एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर? किस शब्दकोश ने रेजबैट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रेजबैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन कंटेंट, ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जो डेलिबरेटली इस तरह से बनाया गया है जानबूझकर, ताकि गुस्सा आए, आउटरेज आए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, ताकि जिसने बनाया है उसका जो वेब पेज है, सोशल मीडिया है, अकाउंट है, उसमें जो है जो ट्रैफिक है वो बढ़ सके। The entire Himalayan arc now falls under which zone as per the revised seismic zonation map? संशोधित भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार संपूर्ण हिमालयी चाप अब किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है जोन 6। तो भारत ने एक रिवाइज्ड सिस्मिक जोनेशन मैप रिलीज किया है अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025 के तहत, जो कि फॉल्ट्स, मैक्सिमम लाइकली इवेंट्स, एटूनेशन, टेक्टोनिक्स, लिथोलॉजी, इन सब पर बेस्ड है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा इसको रिलीज किया गया। नंबर ऑफ जोन्स की बात करें, पहले 4 जोन्स थे, जोन 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। एक और जोन अब ऐड कर दिया है जोन 6। इसमें कंप्लीट हिमालयन आर्क को रखा गया है। पहले जोन 4 और 5 में स्प्लिट था। बाउंड्री टाउन्स बिटवीन जोन्स, ठीक है, तो हाई रिस्क कैटेगरीज में अब ऑटोमेटिकली आते हैं। हैजार्ड मैपिंग, प्रायोरिटाइज जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। 61% ऑफ इंडियाज लैंड ये मॉडरेट टू हाई हैजार्ड जोन्स में आता है, पहले 59% आता था। 75 of India's population now in seismically active regions. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज को सेटअप करता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इनको इंप्लीमेंट करने का कार्य करता है। Who has surpassed Larry Ellison to become the world's second richest person? लैरी एलिसन को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? राइट आंसर ऑप्शन भी है लैरी पेज। तो गूगल को फाउंडर हैं लैरी पेज, इन्होंने ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन को पीछे छोड़ दिया है और ये वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, ऐसा फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट में बताया गया है। इसी तरह से सर्जी ब्रिन, जिन्होंने गूगल की स्थापना की, ये भी को फाउंडर रहे हैं इनके साथ, लैरी पेज के साथ 1998 में। ये वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है? अमेजॉन के जेफ बेजोस को, जो कि अब 5वें नंबर पर हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क ये वर्ल्ड के रिचेस्ट इंडिविजुअल हैं। इनकी नेटवर्थ 400.5 बिलियन US डॉलर की है और ये वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर भी बन सकते हैं आगे आने वाले समय में। मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन है भारत में, इनकी नेटवर्थ 114 बिलियन US डॉलर की है और अगर हम ओवरऑल लिस्ट देखें तो ये 16th पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम रिचेस्ट पर्सन की बात करें, और इकलौते एशियन मेंबर हैं इस 100 बिलियन US डॉलर के क्लब में। पाशाल दोनोहुई हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? पाशाल दोनोहु किस संगठन का प्रबंध निदेशक और मुख्य ज्ञान अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने पाशाल दोनोहु इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया है। ये इससे पहले आयरलैंड के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं, ठीक है, जनवरी 2025 से ही, तो याद रखें आयरलैंड से हैं ये। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट अजय बांगा है। अच्छा, 189 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है।
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD जिसे हम बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICS-ID. इसरो रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड द बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट ऑन विच इंजन? इसरो ने हाल ही में किस इंजन पर बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट परीक्षण का प्रदर्शन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है CE-20. तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर। ये जो इंजन है ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट की जो अपर स्टेज है उसको एनर्जी देता है, और ये कंडक्ट किया गया है वैक्यूम कंडीशन के तहत हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में लगभग 10 सेकंड तक। क्रायोजेनिक इंजन्स क्या होते हैं? इसमें काफ़ी लो टेम्परेचर प्रोपेलेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इसरो का CE-20 इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर वलियमारा केरल द्वारा इसको बनाया गया है। Where was the 7th National Security Advisor level meeting of the Colombo Security Conclave held? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये नई दिल्ली में हुई है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इन्होंने होस्ट किया मेंबर स्टेट्स को, जैसे मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश को। सेशेल्स ने ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर पार्टिसिपेट किया है, वहीं मलेशिया ने गेस्ट के तौर पर पार्टिसिपेट किया है। सेशेल्स ने ये भी अनाउंस किया है कि ये फुल मेंबर के तौर पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को ज्वाइन करेगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 5 सिक्योरिटी पिलर्स पर आधारित है: मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंड HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी इंडिया श्रीलंका मालदीव ट्राइलेटरल मैरीटाइम डायलॉग के दौरान, और कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर्स है या फिर सेक्रेटेरिएट है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स साइंड अ पेटेंट लाइसेंसिंग डील विद विच कंपनी? LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ पेटेंट लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है Amazon। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक पेटेंट लाइसेंसिंग डील साइन किया है Amazon पर, जिसका वाईफाई स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स है उसके यूज के लिए। The agreement gives Amazon permission to use LG's Wi-Fi technology in several of its connected products। जो भी Amazon के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर LG की जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे Alexa स्पीकर्स, Fire TV स्टिक डिवाइसेस, Fire tablets। Who has been appointed as the new chairman of the Inland Waterways Authority of India (IWAI)? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सुनील पालीवाल। सुनील पालीवाल जो कि चेयरपर्सन है चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी एंड कामराजर पोर्ट लिमिटेड के, इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। 27 अक्टूबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी IWAI की। इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में। कई एग्जाम्स में मैंने देखा है जो ये IWAI है ना, इसका हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं। अब ये पता नहीं क्या खास है इसमें, पर किसी भी तरह का एग्जाम हो इसका हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर्स। द साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच प्रोजेक्ट? साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौती 1.0 किस परियोजना के तहत शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट। तो एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसके जरिए जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है इस क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्सेज को जनरेट किया जाता है। जनरल अवेयरनेस, साइबर हाइजीन, साइबर सिक्योरिटी पर दी जाती है लोगों को। 50 प्रीमियर एकेडमिक एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जैसे IITs, NITs, IIITs, CDEC, NIE, LIT सेंटर्स द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। DSCI नोडल एजेंसी है इसके लिए। DSCI मतलब डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है डेटा प्रोटेक्शन पर। नास्कॉम द्वारा इसको सेटअप किया गया है। What percentage of major shareholding has been approved to 1729 Capital for acquisition in Suryoday Small Finance Bank? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अधिग्रहण के लिए 1729 कैपिटल को कितने प्रतिशत प्रमुख शेयरधारिता को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 7.14%। RBI ने 1729 कैपिटल जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, एक तरह की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर
इसे मंजूरी दे दी है कि ये 7.14% एक्विजिशन कर सकता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जो ये बैंक है इसमें 22.44% स्टेक प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप्स के हैं। एशियन पेंट्स हैज साइंड अ 3-year 45 crore rupees deal to become the official color partner for Indian cricket. ऑप्शन बी, एशियन पेंट्स ने भारतीय क्रिकेट के लिए आधिकारिक रंग भागीदार बनने के लिए 3 साल 75 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियन पेंट ने 3 साल की एक डील साइन की है 45 करोड़ रुपए की बीसीसीआई के साथ, जिसके जरिए ऑफिशियल कलर पार्टनर है इंडियन क्रिकेट के लिए। मेंस, विमेंस, डोमेस्टिक मैचेस उन सबको कवर करेगा ये मार्च 2028 तक। मतलब इसके बैनर देखने को मिले, होर्डिंग्स, और जो ग्रास पे नहीं पेंटिंग बनी रहती है वो भी एशियन पेंट्स कवर करेगा। अमित कुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। अमित कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में 7 पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है, नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिले हैं। जो कमिटी ऑफ कैबिनेट, जो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट है, इसने जो प्रपोजल था उसको मंजूर कर दिया है। अमित कुमार श्रीवास्तव पीएनबी में, अमरीश प्रसाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, सुनील कुमार चुग कैनरा बैंक में ईडी नियुक्त किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए हैं। ई रतन कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, प्रमोद कुमार द्विवेदी बैंक ऑफ इंडिया में ईडी नियुक्त किए गए हैं। मिनी टीएम बैंक ऑफ बड़ौदा में, प्रभात किरण कैनरा बैंक में ईडी नियुक्त किए गए हैं। माफ कीजिएगा, मिनी टीएम इंडियन बैंक में और प्रभात किरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 7 दिसंबर। ठीक है, ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन में इस 2 बार आ गया है, तो दूसरे वाला हटा दीजिएगा। व्हेन इज द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाएगा, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO द्वारा इसको मनाया जाता है 7 दिसंबर 1994 से ही, जब 50th एनिवर्सरी थी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन की। थीम है इस डे का सेफ स्काईज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। What is the maximum value of payments a secondary user can make on behalf of the primary user using UPI Circle full delegation on the Bheem Payments app? भीम पेमेंट्स ऐप पर UPI सर्किल फुल डेलीगेशन का उपयोग करके एक द्वितीयक उपयोगकर्ता प्राथमिक उपयोगकर्ता की ओर से अधिकतम कितना भुगतान कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15,000 रुपए का। NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड ने UPI सर्कल फुल डेलीगेशन इंट्रोड्यूस किया है भीम पेमेंट्स ऐप पर। इसे जो प्राइमरी यूजर है, जिसका अकाउंट है, जिसके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, वो किसी ट्रस्टेड पर्सन को भी अलाउ कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है कि वो UPI पेमेंट कर सकता है उस फर्स्ट पर्सन के बिहाफ पे 15,000 रुपए तक का। ठीक है, तो जो सेकेंडरी यूजर है वो UPI पेमेंट कर सकता है जो प्राइमरी यूजर है उसके अकाउंट से। ठीक है, और इसमें मंथली स्पेंडिंग लिमिट भी है 15,000 रुपए की, और जो एक्सपायरी ड्यूरेशन है वो 5 साल की है। MD&CO NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड की ललिता नटराज है। Which company will provide indigenous driver night sight designed for the Indian Army's T-90S SK भीष्मा मेन बैटल टैंक्स? कौन सी कंपनी भारतीय सेना की T-90S SK भीष्म मुख्य युद्धक टैंकों के लिए डिजाइन किया गया स्वदेशी ड्राइवर नाइट साइट प्रदान करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ, जिसके जरिए जो इंडियन आर्मी के T-90S के भीष्म मेन बैटल टैंक हैं, इनके लिए इंडिजिनियस यानी कि भारत में बने हुए ड्राइवर नाइट साइट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सेकंड मेजर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है जो पारस डिफेंस DRDO को देगा, है ना, पिछले 18 मंथ में। इससे पहले T-90 गनर मेन साइट भी दे चुका है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द स्किल इंडिया सेंटर इनोग्रेटेड? उत्तर प्रदेश से किस जिले में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है बागपत। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर जयंत चौधरी, इन्होंने जॉइंटली स्किल इंडिया सेंटर को इनोग्रेट किया है बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में।
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है रेडिंगटन फाउंडेशन के साथ मिलकर। किस which institution has developed India's first indigenous vessel traffic management system for ports? किस संस्थान ने बंदरगाहों के लिए भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन विकास प्रणाली विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पोर्ट्स के लिए डेवलप किया है, और इसको डेवलप किया गया है कंप्लीटली नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट द्वारा। ये सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा है इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड केरल में भी। एयर इंडिया हैज रीइंस्टेटेड इट्स कोड शेयर एग्रीमेंट विद विच एयरलाइन? एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ अपना कोड शेयर समझौता बहाल कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एयर कनाडा। एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो इसका कोड शेयर एग्रीमेंट है एयर कनाडा के साथ, उसको हम फिर से चालू कर रहे हैं, है ना, और मोर ऑप्शन अब ट्रैवलर्स के लिए हो जाएंगे, कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी इंडिया और कनाडा के बीच में। कोड शेयर एग्रीमेंट क्या है? यहाँ पर दो या दो से अधिक एयरलाइंस सीट्स बेचती हैं सेम फ्लाइट पर, ठीक है, अपने फ्लाइट नंबर के साथ। जैसे एयर कनाडा में जो सीट्स हैं वो एयर इंडिया भी बेच सकती है अपने फ्लाइट नंबर के साथ। रेलटेल हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू अपग्रेड इट्स एनएलडी एंड मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स? रेलटेल ने अपने एनएलडी और मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है नोकिया। रेलटेल ने नोकिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इसका जो नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस एंड मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। India's first single-use bioprocess design and scale-up facility has been established in which location? भारत की पहली एकल उपयोग बायोप्रोसेस डिजाइन और स्केल अप सुविधा किस स्थान पर स्थापित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद जीनोम वैली। हैदराबाद में जो लाइफ साइंसेस क्लस्टर जीनोम वैली है, यहाँ पर अब इंडिया का फर्स्ट सिंगल यूज बायोप्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अपने तेलंगाना लाइफ साइंसेस के साथ मिलकर, तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, और यूनियन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलकर। ये नई फैसिलिटी का नाम है वन बायो। तो ये एंड टू एंड प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी स्टार्टअप्स को, ठीक है, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर विद विच एनबीएफसी टू लॉन्च अ 3-in-1 अकाउंट? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 खाता शुरू करने के लिए किस एनबीएफसी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एक्सिस सिक्योरिटीज। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ, जिसके जरिए 3-in-1 अकाउंट इन्होंने लॉन्च किया है। तो सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बैंकिंग और इन्वेस्टिंग इसकी सुविधाएं मिलेंगी। अब जैसे ब्रांच सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, असिस्टेड सर्विसेज, ये सभी एक जगह प्राप्त होंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के गोविंद सिंह हैं। According to the annual report of the Ombudsman Scheme 2024-25 released by the RBI, which region had the highest complaints per lakh accounts? RBI द्वारा जारी लोकपाल योजना 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में प्रति लाख खातों पर सबसे अधिक शिकायतें थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है चंडीगढ़। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बुड्समैन स्कीम 2024-25 को रिलीज कर दिया गया है रिजर्व बैंक इंटीग्रेट ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 के तहत, जिसमें जो 24 ऑफिसेस हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन के, सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर है, इनकी परफॉर्मेंस या इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। करंटली जो स्कीम है ये इन सबको कवर करती है, कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या इससे अबव का है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अलावा, ठीक है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, और एसेट साइज इनका 100 करोड़ या इससे अबव का है, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इन सभी पर लागू होती है स्कीम। तो टोटल कंप्लेंट रिसीव्ड अगर हम देखें ओवरऑल सिस्टम, तो टोटल कंप्लेंट 2024-25 में 13,14,244 हुई है, 13.55% की बढ़ोतरी देखने को मिली 2023-24 से कंपेयर में। सीआरपीसी, अब यहाँ पे याद रखिएगा सीआरपीसी का क्या मतलब है, सेंट्रल रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, और जब ओआरबीआई आएगा इसका मतलब आरबीआई ओम्बुड्समैन जो है, जब सीसी आएगा यानी ये कॉन्टैक्ट सेंटर। तो ORBIO जो आरबीआई ओम्बुड्समैन ऑफिस है, इनमें 2,96,321 कंप्लेंट्स मिली है, इनमें बढ़ोतरी देखने मिली।
ऑटो क्लोज नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स 2,45,459। फिर कंप्लेंट्स चैनल एंड डिजिटल यूज की बात करें तो डिजिटली 91.22% कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं, CMS पोर्टल पर 65.92%, ईमेल पर 25.30%, फिजिकल लेटर्स दिए गए हैं 8.78%। हाईएस्ट कंप्लेंट्स पर लाख अकाउंट देखें तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, फिर दिल्ली में, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। लोवेस्ट मिजोरम में, फिर नागालैंड में, फिर लद्दाख में। जो नेशनल एवरेज कंप्लेंट्स पर लाख अकाउंट ये डिक्लाइन हुआ है, 8.9 से डिक्लाइन होकर 7.7 रहा है। पॉपुलेशन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन से सबसे ज़्यादा आई है 45.86%, फिर अर्बन से, फिर सेमी अर्बन से, फिर रूरल से। अगर हम कंप्लेंट टाइप देखें तो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स काफ़ी आई है 87.19%, पार्टनरशिप फॉर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनसे 5% से कम की कंप्लेंट आई है। रेगुलेटेड एंटिटी टाइप के हिसाब से देखें तो बैंक्स के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा आई है 81.53%, NBFCs के अगेंस्ट 14.80%, पेटीएम सिस्टम पार्टिसिपेंट में जो है 1.90%। विद इन बैंक्स देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में 37.53%, पब्लिक सेक्टर बैंक में 34.80%, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 42% के इंक्रीज देखने के लिए मिला है। टॉप 5 कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो लोन्स एंड एडवांसेस के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है 29.25%, फिर क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट है 17.15%, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक के अगेंस्ट है, फिर डिपॉजिट अकाउंट, फिर ATM डेबिट कार्ड। ऑल मेजर बैंक ग्रुप्स में डिक्लाइन देखने मिला है। अगर कन्वर्जन रेशियो की बात करें एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। मेजर RBI कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर देख लेते हैं, RBI ने क्या क्या मतलब प्रोटेक्शन मेजर्स निकाले हुए हैं ताकि ज़्यादा ये सब कंप्लेन ना आ सके। यूनिफॉर्म TAT लोन्स अप टू 25 लाख फॉर MSMEs मस्ट बी प्रोसेस विद इन 14 डेज। कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट रेज कर दिया गया 1.6 लाख रुपीज़ से बढ़ाकर 2 लाख। फ्रॉड प्रिवेंशन सर्कुलर जारी किए गए हैं। वेरीफाइड कस्टमर केयर नंबर हैं संचार साथी पर, नंबर सीरीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, 1600 से शुरू होने चाहिए 140 से। साथ ही में टेलीग्राम पर जुड़ी ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।